Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 22 of science. लेक्चर नंबर 22 में स्टूडेंट्स हम जो है वो वर्कबुक का पेज नंबर 54 और 55 है वो सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि और देखते हैं कि हमारे आज के वर्कबुक के जो पेज नंबर है 54 उसमें क्या चीज़ है जी। फर्स्ट है जी फर्स्टली ओपन बुक पेज नंबर 54 को जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ हमें कंसेप्ट चेक। मैं स्टेटमेंट की रीडिंग करने लगी हूँ। स्टेम हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन प्लांट, चूज़ द करेक्ट बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी आपने देखिए हमारे पास इस किस्म के बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं। उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। बॉक्सेस की रीडिंग करने लगी हूँ। वाटर टेस्ट नाइस, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, सपोर्ट द प्लांट, स्टोर फूड एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। चलिए मैं आपको इस जो है स्टेटमेंट्स को या इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टेम का फंक्शन क्या है, कि स्टेम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं स्टेम्स होते हैं, इसने क्या करना होता है, इसने फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है और इसके अलावा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट को। फिर सपोर्ट ये प्लांट को किस तरीके से सहारा देता है, प्लांट के सारे ऑर्गन्स जैसे कि उसकी लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, उसके शूट्स हैं, उसकी रूट्स, सबको ये सपोर्ट करता है। चलिए अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। ओके, स्टेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे डैश एंड डैश अराउंड द प्लांट। तो जी हम बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं। स्टेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे support the plant and दूसरा करेंगे help to transport nutrients एंड वाटर, ठीक है जी, अराउंड द प्लांट। अब हम अगर इस फिलिंग द ब्लैंक्स को देखें तो हमारे पास ये इस तरह की स्टेटमेंट बनती है जो मैं रीडिंग करने लगी हूँ बॉक्सेस में से सेलेक्ट करके। स्टेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट द प्लांट, ये भी अभी हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि ये प्लांट को सपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, और पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स जो कि इसके अंदर, जब हम प्लांट्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, सॉरी स्टेम्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि वैस्कुलर बंडल से मुराद इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ये होता है कि जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी एक ने वाटर को और एक ने फूड को। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अराउंड द प्लांट्स, ठीक है जी। ये हमारी जो है स्टेटमेंट फिल हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं इसी पेज पे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अच्छा जी, अब हमने ये इस स्टेटमेंट को देखते हुए इसको टिक करना है ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो पता चल सके कि ठीक है या गलत है जी। द मेन स्टेम ऑफ प्लांट हेल्प। अच्छा, जो प्लांट का मेन स्टेम होता है वो क्या करता है, किस लिए वो हेल्पफुल होता है? एनिमल्स क्लाइंब टू गेट देयर फूड, ये यानी कि इसके ऊपर एनिमल चढ़ सकें और अपना फूड जो है वो हासिल कर सकें। नंबर 2, द प्लांट टू फ्लावर, और हेल्प स्टेम इसलिए करता है कि ये प्लांट को फ्लावर दे सके। नंबर 3 है जी हमारे पास स्टेटमेंट, टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द प्लांट, यानी कि ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेके चलता है, प्लांट के इर्द गिर्द पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। एनिमल्स को भी ये हेल्प, बेशक इसके ऊपर एनिमल्स चढ़ते होंगे, लेकिन ये कोई जो है वो इतना इसका जो है वो रोल नहीं है कि वो एनिमल को लाजमी ही स्टेम फूड प्रोवाइड करें, ठीक है।
इसके अलावा ये स्टेम जो है वो प्लांट्स, इससे फ्लावर भी प्रोड्यूस होने में इसका कोई रोल नहीं है। इसका जो मेजर फंक्शन है, यानी कि जो करेक्ट है, वो ये है कि स्टेम की वजह से फ़ायदा होता है कि पानी को और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के अंदर, जो प्लांट के इर्द गिर्द ले जा सके प्रॉपरली। स्टेम का मेजर फंक्शन ये है कि ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के गिर्द जो है वो ले जा सके, उनको पहुंचा सके अच्छे तरीके से। अब हम एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है जी, स्टेटमेंट को देखिएगा, स्टेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट प्लांट एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अराउंड द प्लांट। और दूसरे हमने जो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट की थी वो है एनिमल क्लाइंब टू गेट देयर फूड रॉन्ग थी। फिर इसके अलावा प्लांट्स, इसका ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स को जो फ्लावर है वो स्टेम दे, या इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट थी टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द प्लांट, ये थी इसके हवाले से करेक्ट स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 54 सॉल्व कर रहे थे। 54 का हमने जो उसका फिल इन द ब्लैंक्स और जो है वो उसकी स्टेटमेंट वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है। अब है इसके नीचे, अगर आप इसी पे देखें तो हमने जो सॉल्व करना है वो है जी सीड कॉर्ड। हमने डिफाइन करना है कि ये सीड कॉर्ड असल में है क्या। जी, जैसे कि हमने इनके लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सीड कोट जो है वो एक हम आउटर कवरिंग कह सकते हैं, जो कि उसको बचाती है हर किस्म के ड्राफ्टिंग कंडीशन से। तो चलिए हम इसको जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सीड कोट्स आर वन ऑफ द three parts of the plant seed, यानी सीड कोड जो प्लांट के सीड के जो 3 पार्ट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, उसमें से एक है। इन एडिशन टू द endosperm and embryo, जी स्टूडेंट्स, सीड कोड की डेफिनेशन मैं रीड कर दूं एक दफ़ा। Seed coats are one of the 3 parts of plant seed in addition to endosperm and embryo। यानी कि जो सीड कोट है, जैसे कि कॉमन मैंने आपको बताया कि हम इसको आम जुबान में या इसको नाम कह सकते हैं कि सीड का छिलका जिसको हम कह सकते हैं, यानी उसकी आउटर कवरिंग। और ये प्लांट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। फिर एक एंडोस्पर्म और एक एम्ब्रियो। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है आपको जो है वो समझ आ गई होगी सीड कोट की डेफिनेशन इजीली। अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है जी, पेज नंबर 55। जब आप पेज नंबर 55 खोलेंगे तो आपको टॉपिक नज़र आएगा। फर्स्टली जो हमने डिफाइन करना है वो है कॉटिलेडन। मैनी टाइम्स मैंने आपको जब ये लेक्चर्स दिए हैं, या मैनी टाइम्स अगर आपने ये लेक्चर स्टार्ट से लिए हैं, आपने इनकी सारी वीडियोस को जो है वो देखा है, या बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन देखी है, अपनी शीट्स को सॉल्व किया है, तो आप मैनी टाइम्स कॉटिलेडन का वर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है।
कॉटिलेडन असल में था क्या? कॉटिलेडन आपको ये बताया था कि ये प्लांट्स को फूड, ये तकरीबन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जब सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, तो इसका काम जो होता है वो इसने प्लांट को फूड तकरीबन सप्लाई करना होता है। चलिए अब इसकी जो है वो डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। कॉटिलेडन इज the plant's food supply। ठीक है, यानी कि ये ग्रोइंग जो है वो प्लांट को फूड सप्लाई करता है। इट सराउंड्स द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होता है, एंड प्रोवाइड फूड फॉर इट। जी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने बार बार आपको बताया है कि कॉटिलेडन क्या चीज़ होती है। कॉटिलेडन असल में क्या होता है, ये इज़ द प्लांट फूड सप्लाई, ये प्लांट की फूड सप्लाई होती है जो असल में एम्ब्रियो के गिर्द मौजूद होता है और उसको फूड प्रोवाइड करता है। ये है जी ये डेफिनेशन थी हमारे पास सीड कोड की और कॉटिलेडन की। उम्मीद है कि आपको ये वाली जो डेफिनेशन जो हैं वो लिखने में आसानी होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कौन सी डेफिनेशंस लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एम्ब्रियो। जी स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन राइट करेंगे एम्ब्रियो की। तो मैं एम्ब्रियो की डेफिनेशन जो है वो राइट करने लगी हूँ। इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ plants root, stem and leaves. It developed into plant after fertilization। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थी एम्ब्रियो की डेफिनेशन। मैं एक दफ़ा इसको रीड कर दूँ आपके लिए। इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। इट इज़ डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये तो आपको पता है कि एम्ब्रियो जो है, जब सीड की जर्मिनेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो ने क्या होता है, उसके बाद वाली जो स्टेज होती है इसने कन्वर्ट हो जाना होता है अडल्ट प्लांट के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारी डेफिनेशन थी एम्ब्रियो की। नेक्स्ट इसी पेज पे जो डेफिनेशंस हैं वो हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म्स की। तो स्टूडेंट्स चलिए हम जो हैं अब इसकी जो है वो डेफिनेशंस लिखते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म। उम्मीद है कि आपने एम्ब्रियो की डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट की डेफिनेशन हम लिखेंगे वो है डेफिनेशन यानी एंजियोस्पर्म।
मैनी टाइम्स आपको लेक्चर्स के दौरान, वीडियो के दौरान आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, हमारे जितने भी पूरी दुनिया में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। यानी ये इसी कैटेगरी के अंदर वाले जो प्लांट्स होते हैं वही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और वही जो है वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ज़रा इसकी अब हम डेफिनेशन को देख लें। Angiosperms are commonly called flowering plant। ये मैंने लेक्चर के दौरान जो है मैनी टाइम्स आपको बताया है कि ये जो होते हैं जितने भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है जी। इन विच सीड्स आर enclosed in fruit and flowers। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में आप देख लें, आपने सनफ्लावर को देखा होगा रूटीन में। ठीक है, सनफ्लावर को अगर आपने रूटीन में देखा होगा तो अगर आपने उसको उसके अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके अंदर जो है वो उसके जो है सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, जिसके एग्जांपल में आप देख लें, गावा देख लें, एप्पल देख लें, और फिर जो हैं वो सिट्रस फ्रूट जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास आते हैं किसकी कैटेगरी के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी एग्जांपल में वो चाहें तो वो लिख लें, यानी आप देख लें राइस, मेज, फ्लावर्स या बीन्स जो हैं वो सनफ्लावर्स या बीन्स, कुछ भी आप एग्जांपल लिख लें इसके, सिट्रस फ्रूट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे पास आते हैं किसकी कैटेगरी के अंदर, एंजियोस्पर्म। जब मतलब हमने कह ही दिया कि इसके अंदर वो सारे प्लांट्स शामिल हैं जिनके अंदर फ्रूट्स या फ्लावर के अंदर सीड्स होते हैं, तो इसमें वो सारे के सारे जो हैं वो प्लांट्स आ जाएंगे जिनके अंदर सीड्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा हमारी जो सेकंड है कैटेगरी वो है जी जिम्नोस्पर्म। हाँ जी, जब हमने लेक्चर को डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो हैं दो कैटेगरीज के अंदर प्लांट्स को डिवाइडेड था, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो हमने एंजियोस्पर्म को तो बता दिया कि वो सारे के सारे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो आएंगे वो हमारे पास एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब जाहिर है वो सारे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, जिनके अंदर फ्रूट्स नहीं होते, वो सारे के सारे हमारे पास कैटेगरी के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो चले मैं इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करती हूँ। कॉमनली जैसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म जो हैं वो नेकेड सीडेड plants are called जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो होते हैं वो फ्लावर्स या फ्रूट्स तो होता नहीं है, तो इसके जो सीड्स होते हैं वो सामने ही नज़र आते हैं और वो किसी चीज़ के अंदर इनक्लोज नहीं होते। ठीक है, नेकेड सीडेड प्लांट इसको कहते हैं कॉमनली जिम्नोस्पर्म, या आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी,
इसकी जो एग्जाम्पल बनेगी, जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल होगी वो बनेगी स्प्राउस, फिर या पाइन। ठीक है, यानी नेकेड सीडेड प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा स्प्राउस, फिर या पाइन। तो आप ये स्टूडेंट्स, मैंने तो इस तरीके से डेफिनेशंस लिखी हैं, आप चाहें तो आप इसके अलावा जो आप डेफिनेशन एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म की या कोई और जो हमने अभी यहाँ पे टर्म्स को जो है वो डिस्कस किया, इसके अलावा मेरे बताई हुई डेफिनेशन के अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन हो सकती है, आप वो डेफिनेशन भी इसके लिए राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आज के लेक्चर को देखते हुए आपने अपनी आसानी से वर्कबुक्स को भी फिल कर लिया होगा और शीट भी आप जो है वो आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि साइंस का जब भी आप कोई लेक्चर याद करें तो जिस चीज़ से रेलिवेंट हो उसकी डायग्राम पे फोकस लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी चीज़ डिस्क्रिप्शन और डायग्राम दोनों चीज़ों को जब आप लिखते हैं तो ये चीज़ आपके पेपर के लिए अच्छा इम्पैक्ट देती है। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।